किसान, बदलते भारत की शान। एक एक 3061 पर कॉल। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, लक्षण और उपचार। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर स्थित ICAR राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में सोयाबीन उत्पादन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया भाग। बीज उपचार के लिए विकसित की गई अत्याधुनिक मशीन का किया अवलोकन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के सरहदी बाड़मेर जिले में सिंदूर के पौधों की मांग में हुई खासी बढ़ोतरी। गांव की महिलाएं आंगन में लगा रही हैं सिंदूर का पौधा। नर्सरियों में सिंदूर के पौधे बने हॉट सेलर। उमस से बेहाल दिल्ली NCR, वहीं उत्तर पश्चिम भारत पर मानसून मेहरबान। आज भी महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल समेत अनेक राज्यों में बारिश का अलर्ट। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर स्थित ICAR राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में सोयाबीन उत्पादन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया। शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में बीज उपचार के लिए विकसित की गई अत्याधुनिक मशीन का अवलोकन किया। ये मशीन कम समय में उन्नत बीजों का उपचार सुनिश्चित करती है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अच्छा बीज समृद्ध कृषि का आधार है। बीज जितना स्वस्थ होगा, फसल उतनी ही बेहतर होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इंदौर स्थित ICAR राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में स्वयं ट्रैक्टर चलाकर सोयाबीन की बुआई की। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ कृषि मंत्री नहीं हूं, बल्कि एक किसान भी हूं और खेती मेरी हर सांस में बसी है। कृषि मंत्री ने कहा कि 1,23,000 लोगों से कृषि वैज्ञानिक ने बातचीत की। 300 से ज्यादा नवाचार तो खुद किसानों ने किए हैं। उन्होंने कहा कि अब शोध पेपर पर नहीं, बल्कि किसानों के खेतों में होगा। 1,23,000 गांव के लोगों से बात की साथ है, क्योंकि एक गांव में दो गांव के, एक गांव में जाके 2-3 गांव के किसान भी आ गए और उसमें से कई चीजें निकल गया। ऐसा वैज्ञानिकों को भी आनंद आया। मैं आज बताना चाहता हूं, ऐसे परिणाम मिले कि 300 से ज्यादा इनोवेशन तो किसानों ने कर दिए। वैज्ञानिकों से बड़े वैज्ञानिक निकल गए, अनुभवी वैज्ञानिक, खेत में काम करने वाले वैज्ञानिक उनसे सीख के आ गए। अब रिसर्च किसान भाइयों या पूरी टीम बैठी है, दिल्ली में तय नहीं होगा। रिसर्च के मुद्दे तय होंगे किसान के खेत से, उसकी जरूरत के हिसाब से। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि नकली बीज और नकली खाद बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हम लोगों ने तय किया है किसानों से चर्चा करके, अमानक स्तर के बीज, जिसके बारे में कहते हैं नकली बीज या खराब बीज, नकली पेस्टिसाइड जो बनाएंगे, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ा कानून बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोयाबीन खेती को बढ़ावा कैसे मिले, किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, इस पर काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोयाबीन के अलग अलग उत्पाद कैसे पॉपुलर हो सकते हैं,
क्योंकि घरों में सोयाबीन ज्यादा खाया जाएगा या स्कूलों में, मिड डे मील में, दूसरी चीजों में, तो उसके रेट आगे बढ़ेंगे और किसान को लाभकारी मूल्य भी मिलेगा और स्वास्थ्य का भी फायदा होगा। एक बात जो आई थी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि किसान के हितों से कोई समझौता, अमेरिका हो चाहे कोई हो, भारत सरकार कभी नहीं करेगी। हमारे किसानों के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के सरहदी बाड़मेर जिले में सिंदूर के पौधों की मांग में खासी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय सेना की पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ सफल सैन्य कार्रवाई ने सिंदूर को न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक के रूप में बल्कि शौर्य और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में भी स्थापित किया है। बाड़मेर की नर्सरियों में सिंदूर के पौधे बने हॉट सेलर। देशभक्ति और सौंदर्य से जुड़ा सिंदूर बना लोगों की पहली पसंद। गांव की महिलाएं आंगन में लगा रही हैं सिंदूर का पौधा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बढ़ी सिंदूर के पौधे की मांग। सिंदूर महिलाओं के सुहाग का ही नहीं बल्कि माटी से जुड़ाव का बना प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंदूर का पौधा लगाने के बाद बढ़ी पौधे की लोकप्रियता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद न सिर्फ देश के जज्बे को नई हवा मिली है बल्कि बाड़मेर की नर्सरियों में सिंदूर के पौधे की मांग भी बढ़ गई है। खास बात यह है कि अब गांव की महिलाएं इस पौधे को अपने आंगन में लगाकर इसे शौर्य और श्रद्धा का प्रतीक मान रही हैं। पहले जो पौधा सिर्फ जंगलों में दिखता था, अब वो हर घर की शान बनने लगा है। देशभक्ति और सौंदर्य दोनों से जुड़ा सिंदूर पौधा अब लोगों की पहली पसंद बन गया है। पहले जहां लोग इसे पहचानते तक नहीं थे, वहीं अब हर नर्सरी में इसकी मांग दोगुनी हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ सीमाओं पर दुश्मनों के होश उड़ाए बल्कि बाड़मेर की नर्सरियों में इस पौधे की मांग भी आसमान पर पहुंचा दी है। बाड़मेर जिला थार रेगिस्तान का हिस्सा है। बाड़मेर में सिंदूर के पौधे लगाने के लिए आमजन उत्साह दिखा रहे हैं। ये पौधा कम पानी और देखभाल में उग सकता है, जो इसे रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाता है। नर्सरी संचालक आमजन की मांग पूरा करने के लिए पौधे तैयार कर रहे हैं। सिंदूर की पौधों की डिमांड थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। लोग आ रहे हैं, सिंदूर का पौधा पूछ रहे हैं, लोग सिंदूर के पौधे खरीद रहे हैं और लोगों के मन के अंदर भावना थोड़ी पौधों के बारे में जागी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर सिंदूर का पौधा लगाने के बाद इस पौधे की लोकप्रियता और मांग में तेजी आई है। प्रधानमंत्री को यह पौधा कच्छ की महिलाओं ने भेंट किया था, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए जानी जाती हैं। सिंदूर का वैज्ञानिक नाम बिक्सा ओरेलाना है। इसे कुमकुम ट्री भी कहा जाता है। इस पौधे से निकलने वाले बीज को पीसकर हर्बल सिंदूर बनाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने देश भर में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रबल किया, जिसके कारण लोग सिंदूर को एक प्रतीक के रूप में अपनाने लगे हैं। बाड़मेर में स्थानीय लोग इस पौधे को लगाकर ऑपरेशन की सफलता को सम्मान दे रहे हैं। ये सिंदूर का पेड़ है जो मोदी जी ने अपने आवास पे लगाया था। जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके भी नाम पे मतलब ये पेड़ का बहुत महत्व है। ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद में अपने भारत के गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने लगाया था ना, वो पौधा, पहला पौधा उन्होंने लगाया था। उसके बाद में हमने भी खरीदारी की है। ये पौधा जैसे शरीर के लिए भी उपयोगी, बहुत लाभकारी होता है। सिंदूर नाम के पौधे की यहाँ पे खरीद के लिए यहाँ पे हम लोग आ रखे हैं। यहाँ से आज पौधे मैं 5 पौधे लेके जा रहा हूँ, जो मैं वहाँ पे लगाऊंगा। देश की सीमा पर चला ऑपरेशन सिंदूर अब गांव की चौक चौपाल तक पहुंच गया है। सिंदूर अब सिर्फ महिलाओं के सुहाग का ही नहीं बल्कि माटी से जुड़ाव का भी प्रतीक बन गया है। अब सिंदूर का पौधा शौर्य, सम्मान और जज्बे का प्रतीक बन गया है। बाड़मेर से डीडी न्यूज के लिए मदन बारूपाल की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गुरुवार को बताया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में स्वीकृत मात्रा 77,69,000 मीट्रिक टन गेहूं का
2197.77 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किसानों को किया जा चुका है। इस तरह से स्वीकृत मात्रा के विरुद्ध किसानों को 100% भुगतान की कार्यवाही कर दी गई है। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL ने सिर्फ देश की ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने में लगी है, बल्कि देश की भावी पीढ़ी का सुनहरा भविष्य भी तैयार कर रही है। CCL के लाल और लाडली योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का परचम लहराया है। इस योजना ने कमांड एरिया के वंचित बच्चों को हौसलों की उड़ान दी है। झारखंड के कोयला क्षेत्र से लेकर IIT कक्षाओं तक का सफर, CCL के गुदड़ी के लाल और लाडलियों को चमकाने की पहल। लाल और लाडली योजना से गरीब विद्यार्थियों को मिल रहा है संबल। गुदड़ी के लाल और लाडली भी भर रहे हैं हौसलों की उड़ान। CCL का सुपर 40 वंचितों की तराश रहा है प्रतिभा। पिछले 10 वर्षों में सैकड़ों बच्चों को मिला मंच, लहराया परचम। देश को रोशन करने वाली CCL अब गुदड़ी के लाल और लाडलियों को तराश कर हीरा बना रही है, जो चमक बिखेरने को तैयार है। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL झारखंड के अपने कमांड क्षेत्रों में सिर्फ कोयला ही नहीं निकाल रहा, बल्कि अपने लाल और लाडली योजना के तहत यहाँ के बच्चों की प्रतिभा तराश कर उन्हें हीरा भी बना रहा है। पिछले 10 वर्षों से इस योजना के तहत CCL ने सैकड़ों बच्चों को हौसले की उड़ान दी है, जिसमें मुतुल बघेल भी शामिल है। कभी उनके पिता यहाँ कर्मचारी थे, लेकिन अब मुतुल उसी कमांड क्षेत्र में इंजीनियर हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि जिस संस्था से एवं जिस योजना से मैंने JEE कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, आज मैं उसी संस्था में कार्यरत हूँ। इस योजना के तहत CCL कमांड एरिया के 25 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वैसे बच्चों का चयन करता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। पहले 20 बच्चों से शुरू हुआ यह मिशन अब 40 बच्चों तक पहुंच गया है और इसमें लड़कियों को भी लाडली योजना के तहत शामिल किया गया है। CCL अधिकारियों ने बताया कि इन बच्चों को 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ ही IIT की मुफ्त तैयारी कराई जा रही है। 296 अभी तक टोटल जो बच्चे यहाँ से इस स्कीम से लाभान्वित हुए हैं, उसमें करीब 175 से ज़्यादा बच्चे डिफरेंट प्रीमियर इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, उनका एडमिशन हो चुका है। और कोई सपोज करिए फार्मर का बच्चा है या लेबर का बच्चा है, वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो ये जो गैप है उसको ये फिल करने के लिए हम लोगों ने स्कीम स्टार्ट किया है। खास बात यह है कि इन बच्चों को पढ़ाने और बढ़ाने में CCL में कार्यरत इंजीनियर भी रुचि ले रहे हैं, जो खुद भी IITian है। वर्ष 2013 में CCL में योगदान देने वाले IITian अखिलेश उपाध्याय इन गुदड़ी के लाल और लाडली को सफलता के गणित सिखा रहे हैं। उसमें कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये संस्था शुरू से ही दिल के बहुत करीब है। CCL का प्रयास रंग लाता दिख रहा है और अब ये बच्चे हीरो की तरह चमक बिखेरने को लालायित हैं। शुरुआती दौर में जिन बच्चों के लिए पढ़ना तक मुश्किल था, अब ये बड़े बड़े सपने संजो रहे हैं। मुझे CCL के लाल और लाडली के बारे में पता चला, जिससे मैं इंट्रेंस एग्जाम दे के यहाँ पे एडमिशन हुआ हूँ, जिससे ये मुझे एक इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। एक बहुत अच्छा पोस्ट मिला है पढ़ने के लिए, बिकॉज यहाँ सारे फैकल्टीज IITians हैं और एक बहुत अच्छा रूटीन भी मेंटेन हो रहा है। The faculties here are very best and we have been provided with the best facilities like medical facilities, hostel, mess. कमजोर और सुविधा विहीन बच्चों को तराशने में संस्थान का उच्च प्रबंधन भी गहरी रुचि लेता है। CCL के CMD नीलेंदु कुमार सिंह ने कहा कि लाल और लाडली योजना से कमांड क्षेत्र में एक नया बदलाव आया है कि उस तबके से उठ के हमारे सारे बच्चों ने अपने मेहनत से बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, जिसमें IIT, IIIT, NITs में वो लोग गए हैं और वहाँ से बहुत बड़े कंपनियों में, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें उन्होंने नौकरी पाई है। CCL की लाड और लाडली योजना न केवल गुदरी के लाड लाडलियों और उनके परिजनों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहा है, बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के स्वर्णिम भविष्य का आधार भी बन रहा है। पिछले 11 वर्षों में वंचित वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए केंद्र सरकार की कोशिशें अब रंग ला रही है। CCL के लाल और लाडली योजना इस भागीरथ अभियान का हिस्सा है, जो संसाधनों का अभाव झेल रही मेधा को हौसले की उड़ान दे रही है। इस योजना ने उन मेधाओं को काबिल बनाया है और पंख दिए हैं, जिसके बूते वो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। रांची से सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार।
और आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के मंडलायुक्त के विजेंद्र पांड्यान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जनपद में अभियान चलाकर फसल बीमा कराया जाए। उन्होंने कहा कि जो जनपद बाढ़ से प्रभावित रहे हैं वे पूर्व के अनुभवों के आधार पर संवेदनशील स्थलों की सूची तैयार कर लें। साथ ही खसरा अभिलेख तैयार कर बोई गई फसलों का विवरण दर्ज किया जाए, जिससे क्षति की दशा में किसानों को समय से मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी जनपद 30 जून से पूर्व जनप्रतिनिधियों से संवाद कर विकास कार्यों के प्रस्तावों की सूची तैयार करें और प्राथमिकता के आधार पर शासन को प्रेषित करें। प्रदेश में इस वर्ष से मक्का की खरीद प्रारंभ की गई है, जिसके लिए सरकार द्वारा 2225 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। मंडल में 27 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त बाकेवर व भरथना पेयजल योजना, अटल आवास योजना, सफारी आदि की भी समीक्षा की गई। और दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर मानसून गुरुवार को करीब करीब पूरे देश में छा गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के दक्षिण में लगभग 2 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी टर्फ लाइन और हवाओं के विपरीत प्रवाह से मानसून नहीं आ पा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने समय से करीब एक सप्ताह पहले राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों को कवर कर लिया है। मानसून जैसलमेर, बीकानेर, सोनीपत तक पहुंच चुका है। आईएमडी ने बंगाल, बिहार और झारखंड में आज से 29 जून तक बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान देश के उत्तर पश्चिम में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल समेत कई जगह बारिश का अलर्ट जारी है। गोवा, कर्नाटक और केरल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 जून को गेहूं का भाव रहा 3000 रुपए, जो 26 जून को 200 रुपए चढ़कर 3200 रुपए हो गया। इसी तरह मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 25 जून को गेहूं का भाव 2570 रुपए था। 26 जून को इसके कारोबार में 10 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 2580 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भी बढ़त का रुख रहा। 25 जून को गेहूं का भाव था 2538 रुपए, जो 26 जून को 7 रुपए मजबूत होकर 2545 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गेहूं की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 25 और 26 जून को गेहूं का भाव 2500 रुपए पर बरकरार रहा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1175,07,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1132,92,000 टन थी। बता दें कि घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत मिलेगी, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इस दौरान सेब के भाव में भारी कमजोरी देखी गई। यहां 25 जून को इसका भाव रहा 9,200 रुपए, जो कि 26 जून को 700 रुपए लुढ़क कर 8,500 रुपए पर आ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में भी सेब की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहाँ 25 जून को इसकी कीमत थी 12,500 रुपए, जो कि 26 जून को 300 रुपए गिरकर 12,200 रुपए रह गई। जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में 26 जून को सेब का भाव 200 रुपए चढ़कर 13,000 रुपए से 13,200 रुपए पर पहुंच गया।
वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिन यानी 25 और 26 जून को सेब का भाव 12,500 रुपए क्विंटल पर बना रहा। वहीं बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताजा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को किया है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में धान और रागी की नर्सरी लगाई जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र के सतारा जिले के किसान धान की नर्सरी लगा लें। कोल्हापुर में किसान इस समय मक्का, सोयाबीन, मूंग और मूंगफली की बुवाई कर सकते हैं। मराठवाड़ा के किसान अरहर, मूंग, उड़द, कपास और मक्के की समय अनुसार सिंचाई कर लें। महाराष्ट्र के विदर्भ के किसान धान की नर्सरी लगा लें। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में किसान बाजरे की बुवाई कर लें। यहाँ के कृष्णा गोदावरी इलाकों में किसान हरी खाद वाली फसलों जैसे ढैंचा, मूंग और कुल्थी की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। वहीं उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के किसान मक्का, बाजरा और लता वाली सब्जियों की बुवाई कर लें। तेलंगाना के उत्तरी तेलंगाना में किसान मक्का, कपास, सोयाबीन और हल्दी की बुवाई जारी रखें। साथ ही इनके खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। वहीं दक्षिणी तेलंगाना में किसान धान की लंबी अवधि वाली किस्मों की बुवाई कर लें। तमिलनाडु में इस समय कुरुवाई धान के लिए नर्सरी तैयार कर लें। यहाँ के किसान केले के पेड़ों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें लकड़ी के खंभों से सहारा दें। साथ ही यहाँ के किसान इस समय मौसम को देखते हुए ज्वार की बुवाई फिलहाल रोक दें। केरल में किसान धान की नर्सरी, नारियल और केले के बागानों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही यहाँ किसान भारी बारिश से पौधों को बचाने के लिए केले के पौधों को सहारा दें। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इस समय सुपारी के बीज के स्थान पर केले की खेती की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार के कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है।
जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए पीएम मोदी ने हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना की। आज MSME दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष इसका विषय सतत विकास और नवाचार के चालकों के रूप में MSME की भूमिका को बढ़ाने पर केंद्रित है। 6.3 करोड़ से ज्यादा उद्यमियों के साथ MSME क्षेत्र पूरे भारत में उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देने वाली एक जीवंत शक्ति बन गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित मॉक पार्लियामेंट के उद्घाटन सत्र में शामिल हुई। जयशंकर ने कहा, जब एक परिवार को देश से बड़ा समझता है तो आपातकाल जैसी स्थिति पैदा होती है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बोटाद विधायक उमेश मकवाना ने पार्टी के चीफ व्हिप और नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच आप ने उमेश मकवाना पर पार्टी विरोधी एवं गुजरात विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की किंगदाओ में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक के इतर रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान भू राजनीतिक स्थितियों, सीमा पार आतंकवाद और भारत रूस रक्षा सहयोग जैसे कई विषयों पर गहन चर्चा की। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार। नीचे आओ।